नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका वाइब्रेंट ई लर्निंग के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज की क्लास में हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं सीडीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके जो जीके के क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, इंग्लिश के पहले करवा दिए थे और भी सॉल्यूशन कर काफ़ी अच्छे लेवल का पेपर था और इसी में क्वेश्चन करवाएंगे तो आपके, ताकि आपको बेनिफिट मिले, क्योंकि जिनका लेवल अच्छा होता है क्वेश्चंस का, उनके बेस पर आप अपनी जो तैयारी है वो और भी अच्छी कर सकते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों पर, कुछ क्वेश्चनों पर हम चर्चा करने वाले हैं क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिगार्डिंग द जोरवे कल्चर ऑफ डेक्कन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जोरवे जो कल्चर थी एक महाराष्ट्र में, उसके बारे में पूछ रहा है कि इसके बारे में कौन से सही है। तो पहला है, इट in fact includes the whole modern Maharashtra except the coastal Konkan district। यानी इसमें यह कि वास्तव में तटीय कोंकण जिले को छोड़कर यह संपूर्ण महाराष्ट्र में शामिल है। ये बिल्कुल सही बात है। ये यहाँ पे नहीं थी, बाकी पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र में ये थी। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट। सेकंड है, इट अपियर्स दैट द परवरा गोदावरी वैलीज वर द सेंट्रल रीजन। ठीक है ना, यानी इसकी जो केंद्र में थी, ये जो जोरवे संस्कृति थी, इसके सेंटर पॉइंट में थी कौन सी भी, यहाँ पर गोदावरी और परवरा। ये बिल्कुल सही बात है, सेंटर पॉइंट में थी। एविडेंस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज फाउंड इन लार्ज साइट्स ऑफ दिस कल्चर। ये बिल्कुल गलत है। एक्चुअल में यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नहीं पाए गए हैं, यहाँ पे सेटल्ड कल्टीवेशन के पाए गए हैं। तो व्यवस्थित कृषि होती है, सेटल्ड कल्टीवेशन, उसके यहाँ पर एविडेंस मिले। ये जो जोरवे संस्कृति थी, यह दरअसल मानी जाती है कॉपर स्टोन जो पीरियड चल रहा था, ताम्र पाषाण काल, उसी की ये मानी जाती है। और ये जो जोरवे कल्चर है, ये एक्चुअल में, वैसे तो ये ताम्र पाषाण की मीन लगभग 1200 बीसीई में खत्म हो गई थी, लेकिन ये लगभग 700 बीसीई तक चल रही थी। तो ये काफी डेवलप्ड थी, कौन सी, जोरवे वाली। तो इसमें पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो इसीलिए इसमें सही आंसर इसमें बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिगार्डिंग मदुरई द कैपिटल ऑफ द पांड्या एम्पायर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी पांड्य साम्राज्य की जो राजधानी थी मदुरै, उनके संबंध में विचार करना है। इट इज डिस्क्राइब्ड एज लार्ज मैग्निफिसेंट सिटी इन मदुरै कांची, सराउंडेड बाय वॉल्स ऑन द 3 साइड्स एंड द रिवर वेराई ऑन द 4th साइड। बिल्कुल सही है। ये जो मदुरई थी, पांड्य राजधानी थी, मदुरै तमिलनाडु में। दरअसल ये पूरी तरह से एक बड़े भव्य नगर के रूप में, ये तीन ओर से तो इसमें दीवारें थी और यहां पर एक रिवर थी, वेराई रिवर। बिल्कुल सही है ये बात, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट। दूसरा है कि इट हैज बीन मेंशन्ड इन द अर्थशास्त्र एज सेंटर ऑफ फाइन कॉटन टेक्सटाइल। बिल्कुल सही है। यानी अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखी, उसमें लिखा गया है कि ये सूती वस्त्रों का केंद्र था। ये बिल्कुल करेक्ट बात है इस। थर्ड है, इन अदर लिटरेरी सोर्सेज इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज मेजर क्राफ्ट सेंटर, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इनमें करेक्ट कौन से हैं, ये करेक्ट पूछ रहे हैं, इसमें ध्यान रखना है। तो इसमें दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी बिल्कुल सही है। भी एक क्राफ्ट सेंटर के रूप में मदुरई जाना जाता था। ठीक है, तो तीनों ही इसमें सही है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन इसमें डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिगार्डिंग द एस्ट्रोनॉमिकल वर्क ऑफ स्वाई जय सिंह कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्वाई जय सिंह के बारे में, जो कि राजस्थान के शासक थे, जयपुर के, उनके बारे में बताना है। पहला यह है कि ही लर्नड अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ यूरोपियन ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्टेन डेला हायर टेबल्स फ्रॉम विच द रिप्रोड्यूस्ड ए रिफ्रैक्शन। बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, उन्होंने यूरोपीय प्रेक्षणों की सटीकता के बारे में जाना और इन्होंने सारणियां भी प्राप्त की, एक अपवर्तन सारणी को तैयार किया। ये बिल्कुल सही बात है। एक्चुअल में आप स्वाइजय सिंह के बारे में, स्वाइजय सिंह वॉज मैथमेटिशियन, एस्ट्रोलॉजर, यूरोपियंस, जो यूरोपियन थी ना, यहाँ पे यूरोपियन ऑब्जर्वेशन था, उनसे वो काफी प्रभावित थे। एक्चुअल में यूक्लिड नाम के जो एक महान गणितज्ञ हुए हैं, उनकी भी उन्होंने ये जो सारणी थी, टेबल तैयार की थी। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा ये कि देयर एस्ट्रोनॉमर्स ऑल्सो डेवलप्ड देयर अवन टेलीस्कोप टू ऑब्जर्व द मून फेजेस ऑफ विन। उनके खगोलविदों ने शुक्र की चंद्रकलाओं का पर्यवेक्षण करने के लिए अपनी दूरबीन भी विकसित की। दूरबीन जो विकसित की थी इनके द्वारा, ये इसमें सही नहीं है, केवल पहला सही है इसमें।
एक करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर इसके बाद में, अंडर वुज पैट्रोनिज वॉज द वर्क बास्ट, ये ऑन द म्यूजिक मान कोतुअल प्रिपेयर। ठीक है, स्टैटिक जी का क्वेश्चन है, मान जो कोतुअल है वो किसके संरक्षण में हुई थी, काफी इजी है, ग्वालियर के राजा मानसिंह। तानसेन आप जानते ही हो जो कि अकबर का था, मीराबाई भक्ति काल में, अमीर खुसरो जो सल्तनत काल में। तो इसका सही आंसर इस ए रहेगा। नेक्स्ट है, रिगार्डिंग एक्सेबल इंडिया कंपेन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक सुगम्य भारत अभियान है, उसके बारे में क्या चीज है, ठीक है ना, सुगम्य भारत कंपेन है ये। दिस प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड इम्प्रूवमेंट। यानी ये जो दिव्यांगजन जो लोग होते हैं उनके लिए सशक्तिकरण जो विभाग है, जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता न्याय विभाग है, इन्होंने इसे प्रारंभ किया था सुगम्य भारत को। ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, ये दिव्यांगजनों के लिए बिल्कुल सही। इसका पर्पस क्या है भी, इसका पर्पस है ये जो दिव्यांगजन होते हैं जो कि डिसेबिलिटीज वाले होते हैं, उनके लिए इसमें उनका विकास करना, उनको डेवलप्ड करना है सामाजिक रूप से। ये बिल्कुल सही बात है, यही है इसका उद्देश्य। फिर इसमें है कि देर इज ए प्रोविजन ऑफ पेंशन फॉर द डिसेबल्ड, जो डिसेबल्ड है ना उनके लिए पेंशन के बारे में भी कहा गया है। ये बिल्कुल गलत बात है, इसमें पेंशन की कोई बात नहीं की गई है। तो इसका सही आंसर इसमें बी रहेगा, 1 और 2 सुगम्य भारत के लिए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द एक्शन प्रोग्राम ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यानी जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसमें से इसके बारे में कौन सा सत्य नहीं है। मतलब कहने का मतलब इसमें यह है कि असहयोग आंदोलन का इसमें कौन सा हिस्सा नहीं था। तो कांग्रेस संगठन को गांव और मोहल्ला स्तर तक पहुंचाना था। द कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन हैड टू बी टेकन टू द विलेज एंड मोहल्ला, बिल्कुल सही बात है, ले जाना था। बाइकआउट ऑफ गवर्नमेंट एफिलिएटेड स्कूल्स एंड कॉलेजेस, बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार था। फिर टेकिंग कंट्रोल ऑफ द लॉ एंड अदर मशीनरी ऑफ द स्टेट बाय द कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी है ना वो जो न्याय की या कानून व्यवस्था की वो अपने कंट्रोल में ले लेगी, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कोई इसमें नहीं था, ये इसमें गलत रहेगा। फिर है रिन्यूएशंस ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स गिवन बाय द गवर्नमेंट, यानी जो टाइटल्स दिए गए थे, उपाधियां दी गई थी, वापस लौटाने। ये तो बिल्कुल सही है, लौटाई भी थी गांधी वगैरह ने, ठीक है। तो इसमें डी सही है, लेकिन गलत कौन सा है, इसमें सी है, मतलब ये इसमें कोई मतलब प्रावधान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्यों के बारे में। रिगार्डिंग द मौर्य किंगडम एंड द फॉरेस्ट डेवलपर्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मौर्य राज्य और वनवासियों के संबंध में विचार करना है। वनवासी कौन होते थे, मौर्य काल में एक जाति होती थी आठवीं जाति, उनके बारे में बात कर रहा है ये। 13वां जो शिलालेख है ना, इंस्क्रिप्शन है 13, उसमें उल्लेख किया गया आठवीकों का, ठीक है, उनके बारे में बात चल रही है। क्या कह रहे हैं ये भी, द फॉरेस्ट डिवेलपर्स फेस्ड न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डोमिनेशन and the need to subjugate the assimilate them resulted in a change in the earlier attitude of not including these people in the imperial domain। यानी जो वनवासी थे ना उन्हें राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व का सामना करना पड़ा और उन्हें अधीनस्थ और आत्मसात करने की आवश्यकता है। परिणाम स्वरूप इन लोगों को शाही क्षेत्र में शामिल नहीं करने के पहले के रवैये में बदलाव आया। पहले क्या था कि इनके दरअसल इन्हें शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन उसमें लिखा गया स्पष्ट अशोक के लेखों में भी इन्हें ना शामिल किया जाए, ठीक है। हालांकि इन्हें वार्निंग भी दी गई है कि यदि वो कोई अपराध करेंगे ना तो उससे बचना मुश्किल होगा, ये वार्निंग उनके लिए है। फिर ये क्या कह रहा है कि द स्टेट वाज कंसर्न अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉर दिस पर्पस बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट वाज द बैंड। राज्य ने मान्यता दी कि वन उपज पर वनवासियों का एकाधिकार। तो ये है पहले, सॉरी, मतलब ये कहा गया कि जो वन उपज पर वनवासी है उनका एकाधिकार है, बिल्कुल सही बात है, सही कहा गया था इसके। उसके बारे में थर्ड इसमें था, द स्टेट वाज कंसर्न अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी वनवासियों को राज्य वनों संरक्षण के लिए चिंतित था और इस उद्देश्य से वनों को जलाए जाने में प्रतिबंध लगा दिया गया, बिल्कुल सही है। तीसरा भी सही है इसमें। चौथा है, फॉरेस्ट डिवेलपर्स कुड बी प्रेस्ड इनटू द सर्विस ऑफ द स्टेट एंड यूज्ड एज सोल्जर स्पाइस एंड, ये बिल्कुल गलत है, उनका यूज नहीं किया जाता है इनमें,
मतलब जो वनवासी होते थे ना, उनके लिए ये नहीं था कि उनको सेना में भर्ती कर दें या उनको स्पाई बना दें, ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं था। इसमें चौथा नहीं सही है, बल्कि ये तीनों सही है। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनमें से कितने कथन सही है। अब ये नहीं पूछ रहा है कौन कौन से सही है, कितने सही है, तो इसमें से 3 सही है, सी ऑप्शन आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डायमंड्स वर माइंड ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड। यानी दिल्ली सल्तनत के दौरान हीरे का खनन किस जगह करते थे, यह पूछा गया। हीरे का खनन अवध में बिल्कुल नहीं करते थे, खंबात ये भी था, लखनौती में नहीं, सही पन्ना रहेगा। पन्ना जो एमपी में पड़ता है वहां पे किया जाता था, अब भी काफी प्रसिद्ध माना जाता है मिनरल के लिए, आपको पता है। तो सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा, सी रहे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाइन्थ क्वेश्चन है। इसमें क्या है, पॉलिटिकल एनालिसिस इंक्लूड्स बोथ नॉर्मेटिव एंड एम्पिरिकल अप्रोचेज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बोथ दीज अप्रोचेज। यानी राजनीतिक विश्लेषण में मानकीय और अनुभविक दोनों उपागम होते हैं, इनमें से कौन से सही हैं। अनुभविक उपागम के माध्यम से अर्जित ज्ञान मूल्य परिपूर्ण है, बिल्कुल गलत है ये, अनुभविक नहीं होता, मानकीय होता है। फिर दूसरा क्या है, मानकीय उपागम के माध्यम से अर्जित ज्ञान वस्तुपरक रूप से तटस्थ है, ये तटस्थ नहीं होता। ये दोनों ही उल्टे दे रखे हैं, गलत दे रखे हैं। तो सही आंसर इसका कौन सा रहेगा, डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए करेक्टरिस्टिक ऑफ एन एब्सोल्यूट स्टेट। यानी एक ऐसा स्टेट जो सर्वाधिकार हो, सर्वाधिकार समझ गए कि उस स्टेट के पास सारे अधिकार हो, मतलब वो जैसा चाहे वैसा करे, मतलब जनता के लिए कोई फंडामेंटल राइट्स वगैरह कुछ नहीं। उसकी क्या विशेषता नहीं है, की विशेषता नहीं हो सकती, ये पूछ रहे, ये नहीं पूछ रहा कौन सी हो सकती है। थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से देखना चाहिए कि कौन सी नहीं है, ये पूछ रहे। तो व्यक्ति जीवन के राजनीतिक और प्राय व्यक्तिगत क्षेत्रों पर राज्य का नियंत्रण, यानी जो स्टेट है ना उसका कंट्रोल हो जाता है किसी भी पर्सनल, किसी पॉलिटिकल चीजों पर, बिल्कुल सही बात है। मतलब व्यक्ति अपने जो एक्सप्रेशन है वो नहीं कर सकता अपने हिसाब से, तो बिल्कुल इसमें सही बात है कि ये विशेषता है, मतलब विशेषता नहीं है ये बात इसमें कर, तो विशेषता है ये। दूसरा है मोनोपोली ऑफ मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, जन संचार के साधनों पर एकाधिकार, बिल्कुल सही है। मतलब सरकार है ना आपको यूज करने देगी कि आपने जैसे जैसे मीन आपके संचार साधनों पर नियंत्रण हो जाएगा। मतलब सरकार चाहे तो आपके फोन टेप करा ले, ठीक है, सरकार चाहे तो आपको फोन का यूज करने ही नहीं दे, तो वो सरकार की मर्जी हो जाती है, वो सर्वाधिकार वाला होता है। एक्चुअल में डेमोक्रेटिक में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मतलब हमारी जो सरकार यदि ऐसा करे तो हम उसका विरोध कर सकते हैं, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं होता। तो ये इसमें विशेषता है, नहीं हो सकती, ये पूछ रहा है। एक दलीय राज्य, बिल्कुल सही है, एक दलीय राज्य होता है सर्वाधिकार में, मतलब सर्वाधिकार जिस पावर एक के पास ही है तो उसमें उनका दल भी एक रहेगा, बाकी को तो पनपने ही नहीं देंगे। नागरिक समाज की स्वायत्ता, ये गलत है, मतलब ये विशेषता नहीं है, क्योंकि नागरिक समाज को यदि खुद को निर्णय लेने की योग्यता दे देगा तो वो सर्वाधिकारी राज्य नहीं हो सकता। इसलिए इसका सही आंसर कौन सा रहेगा, डी रहेगा। ठीक है, ऑटोनॉमी ऑफ सिविल सोसाइटी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये भी यही पूछ रहा है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। अब ये क्या बोल रहा है, इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स हार्ड पावर कैन बी यूज्ड बाय बोथ स्टेट्स एंड अदर एक्टर्स इंक्लूडिंग द थ्रेट ऑफ यूज ऑफ फोर्स। ये कह रहा है कि विश्व राजनीति में कठोर शक्ति का प्रयोग राज्यों और अन्य कर्ताओं दोनों के द्वारा किया जा सकता है, जिसमें धमकी या बल प्रयोग शामिल है। ठीक है, ये बिल्कुल कह सकते हैं सही बात है या गलत है। मतलब कोई वर्ल्ड की, जिसमें क्या होता है कि जब हार्ड पावर दी जाती है, हार्ड पावर का मतलब समझते हो, हार्ड पावर का मतलब होता है कि इसमें जो मिलिट्री पावर दी जाए, क्या दी जाए, मिलिट्री पावर इसमें दी जाए, तो वो इसमें हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ये कथन बिल्कुल गलत है। मतलब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि विश्व राजनीति में, मतलब इसमें ये होगी धमकी या बल प्रयोग, वो हार्ड पावर दी जाए, ऐसा राजनीति में नहीं है। दूसरा है, ग्लोबलाइजेशन इज एसेंटली इकोनॉमिक नॉट कल्चरल, यानी वैश्वीकरण अनिवार्य रूप से आर्थिक या सांस्कृतिक नहीं है। यानी जो वैश्वीकरण है वो आर्थिक या सांस्कृतिक नहीं है, ये इसमें पूछ रहा है कि क्या ये चीज इसमें सही है, ये इसमें पूछा है 11th क्वेश्चन। तो सही है क्या,
मतलब वैश्वीकरण होता है वो अनिवार्य रूप से आर्थिक आर्थिक कहाँ है, मतलब सांस्कृतिक नहीं। ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है, बिल्कुल गलत बात है इसमें। क्योंकि एक प्रकार से अपने कहें कि कोई भी, मतलब जैसे हमने जीन्स पहन रखी है, तो ये जीन्स है, ये इकोनॉमिक नहीं, संस्कृति बता रही है कि हमने मतलब वेस्ट जो कल्चर है वो यूज कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है ग्लोबलाइजेशन में कि आर्थिक चीजें यूज होती है, सांस्कृतिक नहीं होती है सांस्कृतिक। तीसरा है वाशिंगटन सर्वसम्मति पद ऐसी नीति से संबंधित है जो बाजार में हस्तक्षेप की मांग करती है, ठीक है ना। वाशिंगटन सर्वसम्मति क्या है कि ये कोई भी इंटरफेयर होता है उसमें मांग करती है, ठीक है। तो ये सही है इसमें, लेकिन इसमें कथन सही नहीं है, ये आएगा इसमें। आत्मनिर्भरता को प्राय आर्थिक आत्मनिर्भरता समझा जाता है। तो इसमें से कौन से गलत है ये पूछा गया है, मतलब गलत पूछा गया, यानी ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा है जो इसमें से सही। ठीक है, और एक इसमें दूसरे वाला भी सही नहीं है, एक इसमें चौथे वाला भी नहीं है। लेकिन चूंकि इसमें एक दो चार कई ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इसमें कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा। एक और चीज, एक दो चार कहीं ऑप्शन में नहीं आ रहा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन पे विचार करना है। संविधान का जो भाग थर्ड है ये तो जानते ही हो, इसे मैग्ना कार्टा का है जवाहरलाल नेहरू ने, भाग थर्ड। तो ये क्या कह रहा है कि अंडर पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर्सन्स में इन्फोर्स द राइट्स गारंटीड बाय दैट पार्ट व्हेन दे आर इनफ्रिंग्ड बाय द एक्शन ऑफ एनी पब्लिक अथॉरिटी। यानी 3 के अधीन व्यक्ति इस भाग के द्वारा गारंटीकृत अधिकारों को तब परिवर्तित कर सकते हैं जब किसी सरकारी प्राधिकारी की कार्रवाई द्वारा उनका अतिक्रमण किया जाता है। तो मतलब बिल्कुल सही है, यदि कोई मतलब गवर्नमेंट है ना, वो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं, ठीक है ना, तब उनको क्या कर सकते हैं, इस भाग के द्वारा ही हमें यह अधिकार है कि उनको हम परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि भारत के संविधान के भाग 3 के अधीन व्यक्ति इस भाग के द्वारा गारंटीकृत अधिकारों को तब परिवर्तित कर सकते हैं जब न केवल किसी सरकारी प्राधिकारी की कार्रवाई बल्कि उसकी निष्क्रियता के द्वारा भी उनकी जो निष्क्रियता है, मतलब हम कोई डिमांड उठा रहे हैं, मतलब एक्चुअल में कुछ हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, मतलब हमें मेन डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा है, या तो लैंग्वेज के बेस पर, या फिर कह सकते हैं अपने को सामना करना पड़ रहा है अपने बर्थ पैलेस के बेस पर। तो यदि इसमें कार्रवाई भी नहीं होती है ना, तब भी उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा जो कथन है वो इसमें सही रहेगा, यानी कौन सा जो कथन सही रहेगा। तो इसमें यह है कि जो पहला कथन है इसकी यदि अपन बात करते हैं, तो पहला कथन है इसमें ये भी तो सही है ना, पहला कथन, दूसरा भी सही है, तो इसमें एक और दो दोनों आ जाए। नेक्स्ट है इसमें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये कह रहा है द इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ICPR प्रोवाइड्स दैट एवरीवन शैल हैव द राइट एवरीवेयर टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज पर्सन बिफोर द लॉ। यानी नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संविधा में प्रावधान है कि प्रत्येक को विधि के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में प्रत्येक जगह मान्यता का अधिकार होगा, मतलब प्रत्येक जगह विधि के सामने ना सबको अधिकार होगा, ये चीज इसमें पहली दी गई है, ठीक है ना। दूसरा इसमें क्या दिया गया है, दूसरा इसमें कह रहा है कि यद्यपि भारत सैद्धांतिक रूप से ICCPR के विशिष्टाचार से सहमत है, तथापि उसने इसका समर्थन नहीं किया। मतलब ऑल्दो इंडिया एग्रीज, मतलब इस सिद्धांत से वो सहमत है भी, ऐसा होना चाहिए, मतलब कैसा होना चाहिए कि विधि के समक्ष है ना सभी को एक समान, मतलब आर्टिकल 14 में भी तो लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसके बारे में लिखा गया है। तो उसके बाद में ये कह रहा है कि इसे सहमत तो है लेकिन समर्थन नहीं किया, ये बिल्कुल गलत बात है, इंडिया ने समर्थन किया है इसका, ठीक है। तो इसमें दूसरा गलत है, पहला सही है, तो इसमें ए ऑप्शन रहेगा, क्योंकि ये पूछ रहा है कि इनमें से सही कौन सा है, तो ए रहेगा। नेक्स्ट है, रिगार्डिंग द राइट टू गेट लीगल एड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यानी विधिक सहायता के संबंध में कौन सा कथन सही। पहला तो क्या है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज गिवन इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी भारतीय संविधान के अधीन या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है, मतलब विधिक सहायता प्राप्त करने का जो अधिकार है ना वो नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है। दूसरा कह रहा है कि इट इज ड्यूटी ऑफ द पुलिस टू इन्फॉर्म द नियरेस्ट लीगल एड कमेटी इमीडिएटली आफ्टर अरेस्टिंग ए पर्सन।
यदि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो ये पुलिस की ड्यूटी होती है, यानी ये पुलिस की ड्यूटी है कि वह इसके बारे में पास की जो न्यायिक होती है ना, न्यायिक संस्था जो भी है, उसको इसकी क्या दे भी जानकारी। ये पूछ रहा है कि इसमें सही है क्या। ये बिल्कुल सही है, पहले में भी ये सही है, मतलब उसमें जो 42 अमेंडमेंट सीए हुआ था तो उसमें जोड़ा गया था ये, ठीक है, कि बिल्कुल सही है कि विधिक सहायता प्राप्त करने का सबको अधिकार है, और ये भी सही है, तो दोनों ही सही है। मतलब पुलिस का ये कर्तव्य है कि उसके बाद में निकटतम विधिक सहायता, मतलब उसका ये लीगल कोई भी उसको ऐसा नहीं कि पुलिस पकड़ के ले गई तो कोई भी आपको वकील वगैरह कुछ नहीं देगा, तो पुलिस को कर्तव्य है कि कोई नहीं जानता तो वो उपलब्ध कराए, कि वो लीगल एडवाइजर उपलब्ध कराती है पुलिस, ठीक है, ये अपना ध्यान रख लेना हमेशा। यदि कोई अपना वकील नहीं कर सकता, वो अकेला है, तो ये पुलिस की ड्यूटी होती है, ठीक है, तो सही आंसर इसमें सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। मतलब मानव अधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा है उसके अनुसार इनमें से कौन से सही है। इसमें क्या दी गई है, दिस डिक्लेरेशन प्रोवाइड्स दैट एवरीवन हैज द राइट टू सीक एंड रिमेन इन अदर कंट्रीज टू अवॉइड प्रोसिक्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल क्राइम्स। मतलब इसमें यह है कि कोई भी राजनीतिक अपराध से बचने के लिए कहीं शरण ले सकता है, ठीक है ना, तो शरण मांगने का रहने का बिल्कुल सही है। आपने कई बार पढ़ा होगा भी फलाने देश के उस व्यक्ति ने वहां पर शरण ले रखी है तो उसे अधिकार है इस बात का, मतलब कोई है ना ये नहीं कह सकता भी तुमने वहां पे शरण क्यों ले रखी है, या फिर वो दूसरे देश को ऐसे नहीं बोल सकता जाकर के कि यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है। अब एक्चुअल में क्या हुआ कि अभी आपने न्यूज सुनी होगी कल परसों ही कि जैसे भारतीय जो है ना काफी ज्यादा वहां पे डंकी मार के गए थे, अभी एक पीछे मूवी आई थी डंकी, ठीक है, तो उसमें एक्चुअल में दिखाया गया था कि कुछ जो लोग हैं वो वहां पे जाके ऐसे बोलते हैं कि हमें हमारी सरकार से राजनीतिक संरक्षण चाहिए, तब वो उसे वहां पर रहने देते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे एक आदेश निकाला है वहां पे ऋषि सुनक ने कि भारतीय ना वो रवांडा देश में रहेंगे, हमारे नहीं रह सकते जो शरणार्थी है। तो इसका मतलब ये है कि वही बात है, अभी ब्रिटेन है ना, जैसे कोई राजनीतिक शरण मांग रहा है कोई भी देश से तो वो मना नहीं कर सकता, मतलब ऐसे नहीं बोल सकता कि तुम्हारा अधिकार नहीं है, वो एक अलग मैटर है कि वो निकाले तो निकाल दे, लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि तुम्हारा अधिकार नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है, पहला जो स्टेटमेंट है इसमें बिल्कुल क्या है भी सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि दिस डिक्लेरेशन प्रोवाइड्स दैट एवरीवन इज फ्री फ्रॉम arbitrary deprivation of nationality एक्सेप्ट द राइट टू चेंज हिज नेशन। ये कह रहा है कि इस घोषणा में प्रावधान है कि राष्ट्रीयता बदलने की स्वतंत्रता को छोड़कर हर किसी को राष्ट्रीयता के मनमाने ढंग से, ये बिल्कुल सही है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई दूसरे देश में जाकर किसी देश की आलोचना कर रहा है तो उसे वहां की सरकार पकड़ के उसको सौंप देगी, ये आलोचना कर रहा है, ऐसा नहीं है, मतलब ये अधिकार है दोनों ही। तो एक और दो इसमें दोनों बिल्कुल सही रहेंगे, सी रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज ट्वाइस। दो बार किसने लिया है। ये तो काफी इजी क्वेश्चन, आपने कई बार पढ़ा होगा। यूएनएचसी यानी जो यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन ऑफ रिफ्यूजी है, यानी शरणार्थियों का जो एक यहाँ पर संस्था है जिसे क्या बोलते हैं यूएनसीएचआर, यूनाइटेड नेशन ह्यूमैनिटी कमिश्नर, सॉरी हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजी, हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजी। तो सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा, सी। इसके बाद में नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर यूज टू ऑब्जर्व द मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म इन द इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था में मौद्रिक संचरण के लिए कौन से संकेतकों का प्रयोग किया जाता है। इसमें वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट का किया जाता है, या वेटेड एवरेज डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट रेट का, या 1 ईयर मीडियन एमसीआईआर का, या एसडीएफ रेट का यूज। ये पूछ रहा है कि इनमें से किसका यूज करते हैं। तो इसमें कह सकते हैं कि भारित औसतन उधार दर ये तो होती है, भारित औसतन घरेलू मियादी जमा दर भी होती है, एक वर्ष की माध्यिका होती है, एसडीएफ दर नहीं होती, यानी जो एसडीएफ दर होती है यानी स्टैंडर्ड डिपॉजिट जो फैसिलिटी होती है, स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी है वो इसमें नहीं होती। मतलब किसके लिए नहीं होती ये नहीं होती है ऑब्जर्व द मॉनेटरी ट्रांसमिशन, है ना। तो इसमें सही आंसर कौन सा रहेगा, बी रहेगा, 1 2 3 इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
मौद्रिक नीति के संबंध में कौन से जो कथन है वो इसमें सही या गलत है, यानी उसके बारे में आपको बताना है। तो पहला है कि अप्रैल 2022 में स्थायी जमा सुविधा दर परिवर्तित की गई, यानी जो एसडीएफ है ना वो परिवर्तित की गई थी, ये बता रहा है। दूसरा, एसडीएफ दर ने एएफ कॉरिडोर की निचली सीमा के रूप में नियत रिवर्स रेपो दर का स्थान ले लिया था, यानी जो एसडीएफ है ना उसने इसका स्थान ले लिया था, ये इसमें दूसरा बता रहा है स्टेट। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। बिल्कुल सही है, पहले तो ये एसडीएफ परिवर्तित की गई थी और एएफ है ना उसकी जो रिवर्स रेपो दर थी उसका स्थान एसडीएफ ने ले लिया, सी रहेगा सर। नेक्स्ट है रिगार्डिंग द वेटेज ऑफ वेरियस कमोडिटीज इन द रिगार्डिंग द वेटिंग ऑफ वेरियस कमोडिटीज इन द होलसेल प्राइस इंडेक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट, यानी थोक मूल्य सूचकांक होता है उसमें 12 के संबंध में कौन सा सही है। तो ये जो थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI है उसमें प्राथमिक वस्तुओं की तुलना में ईंधन और विद्युत का 12 का अधिक है, पहला कथन तो ये कह रहा है। दूसरा ये कह रहा है कि WPI में ईंधन और विद्युत की तुलना में विनिर्मित वस्तुओं का 12 का अधिक। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो कथन है वो इसमें सही है और कौन सा इसमें, तो इसमें सही पूछ रहा है ना, सही कि कौन से सही। तो पहला है WPI में प्राथमिक वस्तुओं की तुलना में ईंधन और विद्युत का 12 का अधिक है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि 12 की इनमें क्या होता है भी कम होता है। दूसरा है WPI में ईंधन और विद्युत की तुलना में विनिर्मित वस्तुओं का 12 का अधिक है, ये बिल्कुल सही। तो इसमें केवल 2 सही है, बी ऑप्शन इसमें सही रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ इंडिया ज्वाइंस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विद अदर नेशन द ग्रोथ ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट विल डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब भारत है ना अन्य देशों के साथ मुक्त व्यापार में सम्मिलित हो जाता है, तो भारत के निर्यात की जो वृद्धि है वो किस पर निर्भर करेगी, मतलब भारत से जो एक प्रकार से इंपोर्ट किया जाएगा वो इनमें से किस पर डिपेंड करेगा, ये आपको आंसर बता। तो पहला है एमएफ प्रशुल्क की तुलना में प्रशुल्क में कमी करना, यानी जो एक्सटेंट ऑफ रिड्यूशन ऑफ टैरिफ, जो टैरिफ है ना उसमें से कमी कर देना, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दूसरा है उद्गम के नियमों के संबंध में छूट की सीमा, ठीक है ना, तो इस पर भी निर्भर रहेगी, मतलब छूट की सीमा कम करता है ज्यादा करता है, इस पर भी इसमें डिपेंड करेगा, इसमें भी डिपेंड करेगा। तीसरा है एक्सटेंट ऑफ रिलैक्सन ऑफ सैनिटरी एंड फिटोसैनिटरी मेजर्स, यानी इसमें फाइटोसैनिटरी या सैनिटरी जो जितनी होगी उसमें छूट की सीमा कितनी हो, यह भी इस पर डिपेंड करेगा। बुनियादी ढांचा भारत का कैसा है, यानी भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। उन राष्ट्रों की इनकम के बारे में भी डिपेंड करता है जिनका करार भारत के साथ हुआ है, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। तो ये पांचों इसमें से रहेंगे, पांचों भी डिपेंड करता है यदि वो इसमें शामिल हो जाता है किसमें भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ द अरेबियन, ये काफी इजी है, यानी अरेबियन का कौन सा नहीं है, कुवैत नहीं है, ओमान नहीं है, जॉर्डन, कुवैत ये तो एक साथ ही, ओमान यमन, जॉर्डन नहीं है, सी रहेगा, जॉर्डन अरब प्रायद्वीप का भाग नहीं। नेक्स्ट है रिगार्डिंग द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी अंटार्कटिका के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। अंटार्कटिका महाद्वीप के संबंध में अन्य सभी महाद्वीपों की तुलना में इसकी सबसे अधिक औसत ऊंचाई है, एवरेज यदि हाइट बताए ना तो ये अंटार्कटिका की ज्यादा है, ये बिल्कुल सही बात है, अन्य जितने भी है ना उनकी तुलना में इसकी अधिक है। माउंट विंसन सबसे ऊंची जो इसकी मानी जाती है चोटी सॉरी, सबसे ऊंची जो इसकी पीक मानी जाती है वो माउंट विंसन है, तो ये भी सही है, इसमें ये भी सही है, तो इसमें सही आंसर सी रहेगा, 1 और 2 दोनों करेक्ट रहे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जैवमंडल रिजर्व भारत के 3 राज्यों में फैला, तो बताइए कौन सा, नीलगिरी, अचान कमार, अमरकंटक, शेषांचल, अगस्त्य मलाई, कौन सा फैला हुआ है। तो सबसे पहले नीलगिरी की बात कर लेते हैं। नीलगिरी एक तो कर्नाटक में है, एक तमिलनाडु में है और एक साउथ इंडिया के किसमें, केरल में, मतलब ये कर्नाटक तमिलनाडु केरल 3 में है, तो ये 3 ही पूछ रहे हैं ना, तो सही सीधा ही आंसर ए आ जाएगा, स्टार्ट में कौन सा आ जाएगा, ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी इनमें से कौन से हैं जो सही मैच नहीं। इसमें बताया गया है, इसमें जो वाइल्ड लाइफ
जो यहाँ पर बनाए गए हैं पार्क, जो अभयारण्य बनाए गए हैं, उनके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। तो रामनगर वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड, ये तो पहला ही गलत आ गया अभी। ये उत्तराखंड में नहीं है, जम्मू कश्मीर में। चक्करशिला ठीक है, नाहर, ये सही है, ये सारे के साथ। तो इसका सही आंसर इसमें ए रहेगा, क्योंकि ये पूछ रहा है कि इसमें मैच कौन सा नहीं हो रहा है। तो मैच कौन सा नहीं हो रहा है, ए नहीं हो रहा है, क्योंकि रामनगर है, ये उत्तराखंड में नहीं है बल्कि जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिगार्डिंग कोकोनट प्रोडक्शन इन लक्षद्वीप विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। लक्षद्वीप में नारियल उत्पादन के संबंध में कौन से कथन सही। भारत में प्रति हेक्टर उत्पादकता सबसे अधिक है। गिरी में तेल की मात्रा सबसे अधिक, बिल्कुल सही। यहाँ पर ये वैसे तो राज्यों में तो सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश है, लेकिन यदि हम यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स दोनों की बात करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा कहाँ पे रहेगी, लक्षद्वीप में रहेगी। और स्टेट स्टेट की पूछता है ना, तो ये आंध्रा में रहती। तो ये बिल्कुल सही बात है। और जो इसमें कोकोनट में जो ऑयल की मात्रा होती है ना, ये सबसे ज्यादा यहीं पर होती है। इसके नट में होती है, लक्षद्वीप वाले। तो ये दोनों ही सही रहेंगे भाई, सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिगार्डिंग बैरियर आइसलैंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यानी जो बैरियर द्वीप है उसके बारे में कौन सा सही है। पहले, दीज आर स्मॉल चेन्स ऑफ सैंड आइसलैंड विच आर फॉर्म्ड इन द ऑफ शोर एरिया अवे फ्रॉम द कोस्ट। ये रेत के द्वीपों की छोटी श्रृंखलाएं होती है जो तट से दूर अपतटीय क्षेत्र में आते हैं। तो तट से दूर जाते हैं कौन से क्षेत्र की ओर, अपतटीय क्षेत्र की ओर जाते हैं। तो बताइए इसमें सही है या गलत है, ये मतलब ये जाते हैं कि नहीं जाते हैं। दूसरा, इसमें क्या बोल रहा है कि लेगून या उछले कच्छ रोधिका, यानी जो बैरियर द्वीप होते हैं उनको मुख्य, मतलब जो बैरियर समझ गए ना, ये बैरियर क्या होते हैं कि ये बीच में बाधा डालते हैं, तभी तो इन्हें बैरियर बोला गया है। ठीक है ना। तो ये रेत के द्वीपों की छोटी श्रृंखला होते हैं, बिल्कुल। ये छोटे छोटे बने होते हैं जो तट से दूर होते हैं, ऐसा नहीं तट के पास। तट के पास तो उड़ा देंगे इन्हें पानी, ठीक है, तेज लहर। लेगून या उछले कच्छ रोधिका द्वीपों को मुख्य भूमि से पृथक करते हैं, बिल्कुल। दरअसल ये मुख्य भूमि यहाँ होगी, यहाँ पे मान लिया समुद्र होगा, तो ये दोनों को अलग कर देते हैं। दूसरा क्या है कि सच प्लेसेस आर डेंजरस फॉर सेटलमेंट्स बिकॉज दे आर इजीली वास्ट अवे बाय स्टॉर्म्स एंड हरिकेन। यानी बस्तियों के लिए खतरनाक होते हैं, ऐसा नहीं कि वहां पर जाकर घर ही बना लो, क्योंकि ये घर बना लेंगे तो ये मतलब ये तो बैरियर जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, वो बह जाएंगे लहर के साथ ही। तो वो बिल्कुल सही बात है, इसमें खतरनाक होते हैं, तो ऐसे स्थानों पर घर नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों ही इसमें सही रहेंगे, तो इसमें डी करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लाउड। ये जो बादल होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है, उनके क्लाउड के प्रकार को पहचानिए। पहला क्या है, हाई थिन पफी व्हाइट क्लाउड्स ऑफ स्नो क्रिस्टल्स दैट लुक लाइक वेव्स। यानी ऐसे बादल जो कि कैसे होते हैं भी, ऊंचे होते हैं, पतले होते हैं, ऐसे पफ्स फूले हुए होते हैं और लहरों की तरह चलते हुए दिखाई देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं। ये तो दूसरे, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। फिर ये भूपृष्ठ से ऊपर 20,000 फुट और 40,000 फुट के बीच दिखाई देते हैं। मतलब ये जो दे आर विजिबल बिटवीन 20,000 फीट एंड 40,000 फीट अबव द अर्थ सरफेस। ठीक है, ये ठीक है, दूसरी इनकी विशेषता हो गई, तो ये शायद यही होगा, ये हो गए पिनेट होंगे। तीसरी फिर बता रही है कि इनके एक प्रकार को मैक्रेल आकाश भी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, इनको ही कहते हैं, क्योंकि ये विशेष रूप से सूर्यास्त की अरुणिमा में बड़ी मछली के सलक के समान दिखाई देते हैं। मतलब जब है ना दिन छिप रहा होता है, सूर्यास्त हो रहा होता है, तो ये ऐसे दिखते हैं जैसे कोई बड़ी मछली। ठीक है ना, तो इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, मैक्रेल आकाश के नाम से भी जाना जाता है। क्या, तो सही आंसर इसमें डी रहेगा। ये पक्साव कपासी यानी पीनेट होते हैं, डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न बास्ट ऑन द गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स। दी गई विशेषताओं के आधार पर अपवाह के प्रकार को पहचानिए। तो पहला क्या है, इट रिप्रेजेंट्स द मोस्ट जनरल पैटर्न ऑफ स्ट्रीम्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। यह धाराओं और उनकी सहायक धाराओं के सबसे सामान्य प्रतिरूप का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा है कि इट ऑक्योर्स इन एरियाज विद यूनिफॉर्म रॉक टाइप एंड रेगुलर स्लोप्स। यह एक समान चट्टान प्रकार और नियमित ढलान वाले क्षेत्रों में होता है। फिर तीसरा है ए मैप और एरियल फोटोग्राफ शोज ए पैटर्न सच एज विंड्स एंड ऑन ए लीव स्मॉल स्ट्रीम्स जॉइनिंग द मेन स्ट्रीम एंड एक्यूरेट। यानी कोई मानचित्र या हवाई
फोटोग्राफ ऐसे पैटर्न को प्रदर्शित करते हैं जैसे किसी पत्ती पर सिराएं, छोटी धाराएं न्यून कोण पर मुख्य धारा से मिल जाती। मतलब ड्रेनेज के बारे में बताना है, जो अपवाह होता है ना, प्रवाह अपवाह जो होता रहता है, तो उसके बारे में बताता है कि उन्हें क्या बोलते हैं, ये जो धाराएं होती हैं उन धाराओं को किस नाम से जानते हैं हम। तो ये होती है डेंड्रिक, यानी इन्हें द्रुमाकृतिक, ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिगार्डिंग गेटवे सिटी विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। जो गेटवे सिटी होते हैं उनके बारे में कौन सा सही है। तो ए सिटी वुज फिजिकल लोकेशन मेक्स इट ए लिंक फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर और फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अब ये क्या होते हैं गेटवे। अब जैसे अपने गेटवे ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, बम्बई को बोलते हैं। तो जब है ना जो चल रहा था कॉलोनियल, मतलब जब कॉलोनियल चल रहा था, मतलब जो औपनिवेशिक राज्य बनाए जा रहे थे, तो उस समय अंग्रेज क्या थे कि कोई ऐसा शहर चुनते थे जो समुद्र के पास हो, वहां पर अच्छी तरह से पोर्ट बंदरगाह बनाया जा सके, और वहीं पर यह गेट पे होता था। तो बिल्कुल सही बात है, मतलब ये एक देश से दूसरे क्षेत्र के बीच का संपर्क बनाती थी। जैसे हमें हमारे बंबई थी, तो बंबई समुद्री जे समुद्र से दूसरे देश के साथ कांटेक्ट बना देती है, बिल्कुल सही है। फिर दूसरा, ये बहुत बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण रखती है क्योंकि किसी विशेष देश या क्षेत्र में प्रवेश करने और शक्तियों को समादेशित करती है, बिल्कुल सही बात है। अधिकांश गेटवे सिटी पतन होते हैं, बंदरगाह होते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया, जिनमें अनेक पूर्वों में किसी औपनिवेशिक सरकार के प्रशासनिक, बिल्कुल सही है। तीनों ही बात सही है, मतलब ये एक देश से दूसरे देश को जोड़ते थे, बड़े होते थे, और ये मोस्टली क्या होते थे भी, पोर्ट्स होते थे, बंदरगाह होते। तो इसमें तीनों ही सही रहेंगे, ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट अर्ली चोला पीरियड पेंटिंग विच वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1931 इन बृहदेश्वर टेम्पल तंजावर। यानी तंजावर में जो खोजी गई थी चोलकालीन चित्रकला 1931 में बृहदेश्वर मंदिर में, वो कौन सी है। अब एक चीज ध्यान रख लेना कि जो चोलास थे ना, उनके जो मेन जो इंपॉर्टेंट गॉड थे वो शिवा थे। तो उनमें ज्यादातर जो मंदिर हैं वो शिव के ही हैं, किसके हैं भी, शिव के, ठीक है ना। तो बृहदेश्वर मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर आपको पता है राजराजेश्वर भी कहते हैं, वो किसको समर्पित है, शिव को। इसमें शिव के रूप में यही मूर्ति आ रही है, क्योंकि तो बुद्ध की है, ये यक्षी की है, ये सिंह की है। सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा, बी रहेगा, शिवा इन द फॉर्म ऑफ योगा दक्षिणामूर्ति, यानी योग दक्षिणामूर्ति के रूप में जो शिव है ना, उनकी मूर्ति। ठीक है, तो ये हमने इस क्लास में किए। बाकी के और भी जीके के क्वेश्चन है तो हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।